नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ निशा गौतम। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ कांग्रेस के जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में 2019 के लोकसभा चुनाव के संभावित मोदी विरोधी मोर्चे की तस्वीर साफ नजर आई। एक मंच पर 11 दलों के प्रमुख मौजूद थे। कांग्रेस के समेत इन दलों के पास अभी लोकसभा की 132 सीटें हैं। ये आंकड़ा बीजेपी की मौजूदा 272 लोकसभा सीटों के मुकाबले 48% है। अगर 2019 में ये सभी दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे के वोट नहीं काटते हैं तो उनकी सीटों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो क्या कुमारस्वामी की शपथ का ये दिन 2019 की शपथ साबित होगा? प्राइम टाइम डिबेट में इसी मुद्दे पर आगे बात करेंगे। कुमारस्वामी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री तो बन गए। शपथ ग्रहण का ये मौका विपक्षी एकता का नया मंच भी साबित हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। ये मौका था कर्नाटक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का। कर्नाटक ने कुछ ही दिन में दूसरे मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए देखा, लेकिन इन दोनों तस्वीरों के बीच एक लंबा नाटकीय घटनाक्रम और राजनीति का द्वंद्व चला। आखिरकार ये शपथ किसी मुख्यमंत्री की ओथ सेरेमनी से बढ़कर मोदी सरकार के खिलाफ उपजे एक नए महागठबंधन की सुगबुगाहट साबित हुई। कर्नाटक में एक साथ दिखा पूरा विपक्ष। 11 दलों के प्रमुख नजर आए मंच पर। कांग्रेस से सोनिया राहुल, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, आरजेडी से तेजस्वी यादव, बसपा से मायावती, टीएमसी से ममता बनर्जी, माकपा प्रमुख सीताराम येचुरी, भाकपा नेता बी राजा, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन। अगर इन नेताओं की वर्तमान लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस के पास फिलहाल 48 सीटें हैं। तृणमूल की ममता बनर्जी के पास 34 सीटें हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 लोकसभा सीटें हैं। माकपा के सीताराम येचुरी और पिनाराई विजयन के पास 9 लोकसभा सीटें हैं। सपा के पास 7, आरजेडी के पास 4, आम आदमी पार्टी के पास 4, एनसीपी के पास 6 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2 लोकसभा सीटें हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में इन सभी के पास 130 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल ये कुमारस्वामी के शपथ का दिन नए महागठबंधन की संभावनाओं को लेकर आया है, लेकिन ना तो इस गठबंधन का कोई झंडा है और ना ही एजेंडा। प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा ये भी तय नहीं है। क्या शपथ के बहाने बीजेपी को रोकने की रणनीति कारगर साबित होगी? स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो मोदी के खिलाफ महामोर्चा तैयार हो चुका है।
महागठबंधन देखने को मिला शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या ये मोदी का डायरेक्ट साइड इफेक्ट है या फिर ये कहें कि मोदी का डर है, जो सभी जो दिग्गज नेता है, प्रमुख दल के जो नेता है, सभी एक साथ मंच पर मौजूद हैं। निशा, आपने सही कहा कि ये मोदी का डर है। मोदी की जो 2014 की सफलता थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उसके बाद किसी एक पार्टी, खासतौर से कांग्रेस में विश्वास नहीं रह गया था कि वो अगर अकेले लड़ने की कोशिश करेगी तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। हालांकि एक बात बड़ी आश्चर्यजनक है कि जो 282 सीट मोदी की आई थी वो मात्र 31% वोटों से आई थी। तो ऐसा नहीं है कि उनको डिफीट नहीं किया। 31% में भी जो सबसे ज़्यादा इलाके वो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उनकी जो सीटें सबसे ज़्यादा थी, ऑपोजिशन के पास 4-5 सीटें रह गई थी। उस हालत में अगर अब ये जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आते हैं, साथ में उसमें कांग्रेस भी जुड़ जाती है, तो कुछ अनुमान खासतौर से जो चुनाव विशेषज्ञ वो लगाते हैं कि बीजेपी को 30 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। तो इसका मतलब 40 से 50 के बीच में जो सीट हैं वो खोने की स्थिति में उत्तर प्रदेश से ही अकेली हो सकती है अगर ये तीनों पार्टी एक साथ आ जाती हैं। और उसमें छोटी छोटी राष्ट्रीय लोकदल भी है, क्योंकि ये सबका अस्तित्व मिट रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल ये सब जोड़ के ये हो सकता है कि इतना भयानक एक मोमेंटम बन जाए कि यूपी जो जितनी बुरी तरह से इनने हराया था इन लोगों को, उतनी बुरी तरह से बीजेपी का घाटे का कारण बन जाए। इसी तरह अगर अलग अलग प्रदेशों में अगर कांग्रेस अपने आप को पीछे रख के और इस बार इस चुनाव को मोदी वर्सेस क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी बना देगी और पीछे से सपोर्ट के लिए रहेगी, तो ये स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी बीजेपी के लिए। काफी चुनौतीपूर्ण ये स्थिति होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक GK रेड्डी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्ते। सर, मंच पर तो तमाम दिग्गज नेता मौजूद हो गए, क्या जो मन में कटुता है वो खत्म हो पाएगी? दिल तो मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन हाथ जरूर मिल रहे हैं मंच पर, क्या लगता है? देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस उतना सीट जो जितना मिलना था उनको जी उतना सीट नहीं मिला जी। तो अब उनका एक ही रास्ता था, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए जेडीएस का हाथ मिलाना था जी। तो अब जेडीएस मुख्यमंत्री पद से कम नहीं मानेगी, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद देके, जो मणिपुर में, गोवा में मिस्टेक हुआ था उनका कांग्रेस, तो गोवा का जो मिस्टेक को अभी सही करके और जो जेडीएस को सरकार देके अपना जो हाथ से जो सत्ता जा रहा था उसको फिर वापस लिया, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने में सक्सेस तो हुआ। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। दलजीत जी, क्या लगता है, मंच पर एकजुट हो गए हैं, महागठबंधन देखने को मिला है, क्या लगता है कि 2019 में मोदी को रोक पाएगा ये महागठबंधन? देखिए, ऐसे जो अनएथिकल अलायंसेस होती हैं ये ज्यादातर चल नहीं पाते। अगर तो इनका कोई अपना प्री पोल अलायंस होता, पहले इकट्ठे चलने का कोई आपस में एक्सपीरियंस होता, फिर तो कह सकते थे कि ये कुछ चल पाएंगे जी। लेकिन अब तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के फिर जीत के आए हैं, तो अब तो परिस्थितियां जो है बिल्कुल अलग है। ये तो इन्होंने बीजेपी को रोकने का तरीका जरूर बनाया, लेकिन जो पब्लिक का मैंडेट था वो तो क्लियर कट है कि लोग बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे, थोड़ी सी मेजॉरिटी कम रह गई जी। और इनको अपना अपॉर्चुनिटी का अलायंस बनाना पड़ा, लेकिन ऐसे अलायंस राजनीति में ज्यादा देर चल नहीं पाता। तो ऐसे अलायंस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जब बिहार में भी ऐसा ही महागठबंधन देखने को मिला था, तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे, हालांकि सोनिया गांधी उस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो 2019 की तस्वीर जो नजर आ रही है, क्या ये ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी? 2019 तक ये जो गठबंधन बना है, महागठबंधन, कब तक कामयाब हो पाएगा?
देखिए निशा, मुझे लगता है कि एक तो इतनी सारी पार्टीज़ के बीच तालमेल बैठाना एक बहुत ही गंभीर नेतृत्व की ज़रूरत होगी। इसमें मुझे लगता है अगर सोनिया गांधी सीधे राहुल गांधी की मदद करने के लिए, जैसे राहुल गांधी पे अभी भी कुछ लोग शंका व्यक्त करते हैं कि वो इस तरह से जोड़ पाएंगे, लेकिन पिछले एक दो गुजरात के चुनाव और इस चुनाव से देखें तो राहुल गांधी को समझ पैदा हो रही है कि कांग्रेस को जो खेलना है वो ये है कि हाल फिलहाल उसे सीधे जीत के गद्दी पाना नहीं है। उनका पहला प्रयास होगा तो किस तरह से बीजेपी को दूसरे लोगों को सामने करके एक शिखंडी वाले तरीके से दूसरी तरह से बीजेपी को हार दे। मुझे लगता है अगर रीजनल पार्टीज को कांग्रेस एक मंच पे लाने में सफल हो जाती है और अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ी पीछे रख लेती है तो बीजेपी को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अभी आप देखिए कि अभी भी बीजेपी के जो 272 का आंकड़ा है, बीजेपी 272 पे खड़ी है। अगर कैराना का चुनाव, जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैराना का चुनाव बुरी तरह बीजेपी हार सकती है क्योंकि सारी पार्टी इकट्ठी हो गई हैं, उस हालत में इनका हौसला बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की समस्या ये हो रही है कि जो प्रधानमंत्री सोच रहे थे वादे, उनको पूरा करने के लिए आखिरी वक्त इंतजार कर रहे। अब आर्थिक स्थिति, जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ऐसी है कि प्रधानमंत्री के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो तिजोरी खजाना कैसे खोलें। उस स्थिति में उनकी सिर्फ एक इमेज की वो टफ हैं और सुधारवादी हैं, ये उन्हें बहुत दूर तक नहीं लेके जा सकेगी। या अगर कोई पोलराइजेशन वाला एफर्ट करने लगती है बीजेपी और आरएसएस, उसके भी नुकसान होंगे क्योंकि अब जो दूसरे लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, तो पोलराइजेशन रिवर्स होगा, उनके अगेंस्ट होने लग जाएगा। जी, तो दलजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जैसे 2019 का जो मिशन है वो मोदी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, एकजुट हो चुके हैं विपक्षी दल। ऐसे में जो आपकी पार्टी है, आपकी सहयोगी पार्टी है बीजेपी, किस तरह की रणनीति अपनाएगी? देखिए, हमारा और बीजेपी का तो बहुत पुराना अलायंस है जी। हमने पंजाब में एक नहीं, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक बहुत सी इलेक्शन इकट्ठे लड़ी है जी। और हमारी लीडरशिप भी और नीचे कैडर्स भी एक दूसरे को समझते हैं, तो हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तो पहले बड़े सबसे पुराना अलायंस है देश में, देखो तो हमारा दोनों को ही चल रहा है। तो लेकिन डॉक्टर चीमा, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं जी, उसमें पॉजिटिविटी कम लगती है। ज्यादातर लोग बीजेपी को रोकने के लिए जो है वो ज्यादा उत्सुक है। डॉक्टर चीमा, सहयोगी पार्टी शिवसेना भी तो लगातार आरोप लगा रही है। डॉक्टर चीमा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा संजय शर्मा कि देखिए, आप वो पार्टी हैं जिनने देश में सबसे पहले इस बात को बताया कि एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए और राज्यों पे इतनी ताकत होनी चाहिए जिनको लोगों ने गलतफहमी में खालिस्तान की तरह भी पेश करना शुरू कर दिया। अब जब बहुत मजबूत केंद्र होता है और मजबूत केंद्र और केंद्र का नेता होगा तो आप जो रीजनल पार्टीज हैं उनका स्कोप कम नहीं होता। ऐसा लगता है कि आत्मा तो दूसरी तरफ है लेकिन शरीर बीजेपी के साथ है। देखिए, अगर देश में फेडरलिज्म की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया है तो पहली बार है कि एनडीए की गवर्नमेंट ने जो स्टेट को डेवोल्यूशन ऑफ 32% मिलता था वो 42% किया। तो 50% तक तो स्टेट की डिमांड रही है, रीजनल पार्टीज की डिमांड रही है कि कम से कम 50% मिलना चाहिए। लेकिन आज तक इतना लंबा समय कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, एक पैसा भी किसी ने डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस को इंक्रीज नहीं किया। इकट्ठा 10% इंक्रीज करना ये छोटी बात नहीं है। और इसके बाद बहुत सी बातें ऐसे हुई हैं जिसपे बड़ी मैच्योरिटी से बीजेपी की लीडरशिप ने काम किया है कि जितने भी नेशनल लेवल के डिसीजन हो रहे हैं वो बहुत सी बातें अभी स्टेट के ऊपर छोड़ रहे हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री का ले लिए, पहले कोशिश हुई थी कि सारा कुछ सेंट्रलाइज कर दिया जाए, लेकिन अब उनकी कोशिश है कि हम एक डिसीजन लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलग डिसीजन लेना चाहे तो अपना ले सकती है। तो पहले तो जितने सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में थे वो भी सारे यूपीए की कोशिश होती थी कि उसके डिसीजन भी वो करे, लेकिन अब ये नई चेंज फेडरलिज्म के फेवर में। तो देखने वाली बात होगी जो आप बोल रहे हैं कि नई चेंज है किस तरह से जाएगी। तो इस वक्त हमारे साथ, हम आपको बता दें कि जेएमएम के प्रवक्ता विनोद पांडे भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके जो प्रमुख थे हेमंत सोरेन भी मंच पर नजर आए, काफी खुश नजर आ रहे थे। क्या लगता है कि ये जो मंच है वो 2019 तक टिक पाएगा? नहीं, बिल्कुल टिकेगा। और आप देखें कि एक समान विचारधारा वाली जितनी पार्टियां हैं, या यूं कहें कि विपक्ष में जो भी दलें हैं जी, वो सारे लोग एकजुट हुए हैं। ये अच्छा संकेत है भारतीय राजनीति के लिए। और जहां तक हेमंत सोरेन की खुशी की बात है तो निश्चित रूप से जब सारे लोग समान विचारधारा के लोग मिलते हैं तो ये खुशी स्वाभाविक होती है। तो स्वाभाविक होगी। इस वक्त हमारे पास
हमारे साथ चर्चा में यूपी से प्रवक्ता हैं आपकी वैभव महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। शुक्रिया। महेश्वरी जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि समांतर जो विचारधारा है क्या वो है या फिर मोदी का डर सताने लगा है आपको भी? देखिए, मोदी का डर जो है वो बहुत जायज है, और मोदी जी का डर ये है कि मोदी जी ने विकास के नाम पर इस देश में विनाश की आग लगा के रख दी है। बिल्कुल आज हर आदमी जातिगत और धर्मगत द्वेष में इस हद तक घिर गया है कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे विकास तो छोड़िए, अब जनता तो ये भीख मांग रही है कि पुराने दिन हमारे वापस कर दो। तो ऐसे हालात में बाकी सभी पार्टियां देश को इसी देश की मिट्टी से जन्म दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार से भी जनता कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो जनता का तो काम है कि सवाल पूछना, और सरकारों का काम है जवाब देना। हाँ, तो जनता का सवाल पूछना कोई लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है। हम तो हर बार, हमारा मुख्यमंत्री दिन भर जनता से के बीच में रहता है, जनता से मिलता है, उनके काम करता है, तभी तो नई नई पॉलिसी तैयार होती है। हाँ जी, तभी तो नई नई पॉलिसी तैयार होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है वहां पर। बिल्कुल, सरकार का मतलब लोकतंत्र का ये नहीं है कि जनता ने एक बार वोट दे दिया और 5 साल उसको किसी बात में बोलने का हक नहीं है। लगातार नियमित भागीदारी से ही सरकारें चलती हैं, और इसी का नाम लोकतंत्र है। दिल्ली में इसको साबित करके दिखाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितना काम हुआ है उतना कहीं देश में आज तक काम नहीं हुआ है। तो मोदी जी के खिलाफ जो आज सारे दल एक हो गए, कितना काम हुआ है तो देखने वाली बात है। मैं इस वक्त चर्चा में JKC रेड्डी के पास जानना चाहूंगी। रेड्डी जी, क्या लगता है अब ये जो राजनीतिक महागठबंधन तैयार हुआ है 2019 के लिए, क्या यहाँ पर कांग्रेस की जो छवि है वो पीछे की हो गई है? जो तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो आगे आ रही हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस अभी काफी वीक हो गया है जी, क्योंकि अभी वो कोई मेन रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन भी नहीं है। अभी देश में अगले चुनाव ये इकोनॉमिक इश्यूज पर चुनाव होगा, डेवलपमेंट पर ही चुनाव होगा, क्योंकि ये मुद्दा मोदी जी ने बनाया है जी। मोदी सरकार बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो जी फेल हो गया है। मतलब डेवलपमेंट इश्यूज में जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से या GST की वजह से, या बैंक जो अभी बैंक डेट्स, जो बैड डेट्स बहुत ज्यादा हो गया है, 8 लाख करोड़ का ज्यादा, तो इकोनॉमिक इश्यूज पर बहुत फेल्यूर हो गया है। और कृषि में भी बहुत अच्छा, मतलब मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये सब को जैसे अगले चुनाव इकोनॉमिक इश्यूज पर ही मेजर होगा, इसलिए जो रीजनल पार्टीज का दे आर नॉट हैप्पी विद द इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट इश्यूज है जो मोदी सरकार का, तो उसका दे आर नॉट हैप्पी, इसलिए सब इकोनॉमिक इश्यूज ही फोकस हो रहा है। या आंध्र प्रदेश में हो, या तेलंगाना में हो, या तमिलनाडु हो, तो इकोनॉमिक इश्यूज मेजर इश्यूज बन गया है। या पेट्रोल का अभी दाम जिस तरह से बढ़ा है, तो ऑल इस आम आदमी के लिए बहुत समस्या खड़ा हो गया है। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में CPIM नेता अमिताभ मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू। अमिताभ जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मंच पर महागठबंधन जुड़ा, आपकी पार्टी के प्रमुख भी वहां देखने को मिले, कब तक टिकने वाला है ये महागठबंधन, और किस तरह की रणनीति अपनाने वाला है आगे? क्योंकि ना तो कोई झंडा है और ना ही कोई नेता नजर आ रहा है। साथ में मैं और एक प्रश्न कर दूं कि आप लोग इस मंच पे TMC और CPIM दोनों दिखे, मुश्किल से हाथ मिल रहे थे, वो कैसे चलेगा? बंगाल में क्या होगा? गठबंधन बहुत लंबी टाइम चलेगा, और ये गठबंधन हुआ बोल के कर्नाटक में BJP कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो वहाँ पर जो राज्यपाल था, जो गवर्नर था, ये तो मोदी जी का एकदम खास आदमी था, उसके 15 दिन डेट दे दिया। आज तक हम लोग देखा नहीं कि कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए 15 दिन इतना लंबा टाइम दिया गया था। इसलिए दिया गया था कि टू एनेबल BJP टू परचेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द अपोजिट पार्टी। जो दूसरा जो पार्टी है, कांग्रेस है, और जो पार्टी जो उसका साथ गठबंधन है हमारा कर्नाटक में, इसका लेजिस्लेटर को पैसा देकर खरीद लेना। मेरा प्रश्न ये था कि TMC और CPIM कैसे बंगाल में क्या करेंगे? नहीं, TMC का साथ बंगाल में गठबंधन होने का संभावना नहीं है। फिर उस हालत में कैसे संबंध बनेगा? जब आप दोनों एक तरफ हैं BJP के खिलाफ, फिर कैसे संबंध बनेगा TMC, कांग्रेस और CPIM? बंगाल का जो क्वेश्चन है,
यहाँ तो सीपीएम का सबसे बड़ा एनिमी है तृणमूल। तो हमारा ख्याल से अभी जो हालत है मतलब अभी आज का, तो सीपीएम के साथ तृणमूल का गठबंधन पश्चिम बंगाल में होना एकदम नामुमकिन है। और हम लोग को जो नेता है, हम लोग जो सीताराम येचुरी जो हमारा जो नेशनल सेक्रेटरी है हमारा पार्टी का, तो फिर तो साफ हो जाता है अमिताभ जी कि चाहे मंच पर दिल मिले ना मिले लेकिन मोदी के खिलाफ लड़ेंगे जरूर। हाँ, ये तो है। नेशनल लेवल में जो मोदी का खिलाफ जो मूवमेंट होगा, जितना ही मूवमेंट होगा हम लोग रहेंगे। तृणमूल रहेगा नहीं रहेगा तृणमूल का। संजय जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, अगर सपा बसपा की बात की जाए तो अगर बात की जाए उपचुनाव की फूलपुर और गोरखपुर की सीट की बात की जाए तो इस गठबंधन ने बीजेपी को मात दी है। वहां पर कैराना के विधानसभा कैराना में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, उसको लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। अगर इसी तरह से अगर अलग अलग राज्य में ऐसी ही छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ती चली गई, गठबंधन होता चला गया, तो फिर तो आने वाले समय में बीजेपी को जो 429 सीटें हैं उन पर कड़ी टक्कर मिलने वाली है। निशा, यही बीजेपी के सामने चुनौती है कि बीजेपी की जो वोट का पैटर्न है उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है, कुछ अच्छी बातें हैं कि बीजेपी अब लगातार अपना फैलाव बढ़ा रही है, नई जगहों पे पहुंच रही है, वहाँ भी उन्हें वोट मिलने लगी। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में वो दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। बड़ी आश्चर्य की बात है कि दूसरे नंबर की पार्टी हो गई, वो नॉर्थ ईस्ट में बढ़ गई। लेकिन जो मुख्य जगह है, बिहार को छोड़ दें, बिहार में अभी वो नीतीश कुमार उनके हाथ से निकल गए, उनकी तरफ चले गए, नहीं तो उत्तर प्रदेश अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अगर मायावती और अखिलेश यादव टिके रहे साथ में, अजीत सिंह, मायावती, अखिलेश यादव और एक और कुर्मियों की पार्टी है, ये सब पार्टी अगर मिलकर एक साथ जुड़ गई और छोटी छोटी पार्टी उसमें जुड़ जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए वही चुनौती होगी जो बिल्कुल बाबरी मस्जिद के बाद हुई थी। जो जिस तरह से बीजेपी को 50 सीट मिलके वो बिल्कुल सिमट गई थी और एक छोटी सी पार्टी बन गई थी, बीजेपी के सामने वही चुनौती है उत्तर प्रदेश। और उस घाटे को पूरा करना मुश्किल है। आप देखिए महाराष्ट्र, अगला बड़ा राज्य महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस मजबूत दावेदार हैं और शिवसेना बीजेपी से खुश नहीं है। देखना होगा कि शिवसेना अपने आप को किस तरह से, अगर शिवसेना साथ में नहीं जाती, अकेले लड़ जाती है तो बीजेपी का काम तमाम कर देगी। दो बड़े राज्य जहां आप 128 सीट पे नुकसान हो सकता है। फिर बिहार में भी आरजेडी कांग्रेस के साथ मजबूत है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल विनिंग पोजीशन में है। तो ये जो बड़े फिर अगला राज्य है आपका, तो अलग अलग राज्य में इसी तरह की चुनौती जरूर देखने को मिलेगी कांग्रेस को। हालांकि इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के अहमदनगर से एनसीपी युवा नेता नितिन साहेब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर, काफी सालों तक ये गठबंधन चला भी है। क्या जिस तरह से कर्नाटक में जेडीएस का सीएम बना है छोटी पार्टी होने के बावजूद, क्या एनसीपी में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा अगर सत्ता में पार्टी आती है तो? एनसीपी तो या महाराष्ट्र में स्ट्रांग है। जो इस राज्य में झूठा बोलकर जो मोदी जी ने ये लिया है, सत्ता स्थापन किया है जी, वैसा ही कर्नाटक में हुकुमशाही पर लाना चाहते थे, लेकिन उधर हो नहीं, उधर के एमएलए ने ये लिया, ठुकरा दिया वो उधर का। नितिन जी, एक वक्त था जब बीजेपी सत्ता में बहुमत लेके आई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था महाराष्ट्र के अंदर। एनसीपी ने ही कहा था कि हम बाहर से बहुमत देंगे जनता की भलाई के लिए। अब वही एनसीपी मोदी के खिलाफ हो गई है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ हो गई है। एक महागठबंधन तैयार हो गया है। कब तक टिकेगा ये महागठबंधन, या फिर अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए ये गठबंधन टूट जाएगा? नहीं, महत्वाकांक्षी के लिए नहीं, लेकिन इधर की जो महाराष्ट्र की पार्टी है, हमारे ये जो है पार्टी हमारे गरीब किसान के लिए पार्टी है। एक कोई इसलिए नहीं कि वो स्वार्थ के लिए थोड़ी है। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम तमाम राज्यों की स्थिति की बात की जाए तो हर जगह क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनका दबदबा है। कांग्रेस का जो जनाधार है
वो कम होता जा रहा है। अगर बात कीजिए पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली की बात की जाए या फिर मणिपुर की बात की जाए, गोवा की बात की जाए, गोवा में तो नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद भी सरकार बनाने से चूक गई कांग्रेस। लेकिन आपसे यह समझने की ये कोशिश करूंगी, क्योंकि 2019 का चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस महागठबंधन को बनाने के लिए या तब तक कामयाब रखने के लिए? निशा, कई सिनेरियोज पे लोग बात कर रहे हैं। एक सिनेरियो वो लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस अपने आप को 100 सीट के लिए तैयार करेगी। 100 सीट को तैयार करने का मतलब है कि कांग्रेस इस चुनाव में नहीं, इस चुनाव में हो सकता है किसी और के सिर पे टोपी रख दे, और 2024 के चुनाव, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी की अभी उम्र कम है और अगले चुनाव में भी वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं होने वाले और उनको अनुभव मिल जाएगा। और अगर ये लोग सरकार बनाते हैं, गैर बीजेपी वाले जो ये खिचड़ी दल हैं, तो ये बहुत देर तक 5 साल चलाने में इनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इनमें बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। उस हालत में कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के लोग ऐसा मानते हैं कि फिर से उनको एक मौका मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी को पूरा समर्थन देके उन लोगों ने देखा है और बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है उसको कांग्रेस या और भी दूसरे लोग इस तरह से पेश कर रहे हैं कि वो मुख्य बातों पे कुछ नहीं कर पाए और वो दूसरी बातों पे कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कर लिया। मुख्य बात जैसे आप सोचिए कि बेरोजगारी है। वादे तो बहुत कर दिए, लेकिन वादे पूरे करने की बारी जब आई तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने रास्ते से हटती हुई नजर आ रही है। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात ये होगी कि जो महागठबंधन 2019 के लिए तैयार हुआ है वो टिक भी पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह से सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में ये महागठबंधन देखने को मिला, लेकिन सवाल उठता है कि इसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आया है जो इस महागठबंधन को बनाए रखे 2019 तक और मोदी को रोक सके सत्ता में आने के लिए। तो प्राइम टाइम डिबेट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।